एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने चैप्टर 9 के पिछले पार्ट्स को देख लिया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं ये NIOS के बच्चों के लिए है और अगर वो इसे देखते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है और आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे सो आज हम अपने चैप्टर 9 को जो हमने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और इस चैप्टर को थोड़ा और जानेंगे और समझेंगे। डिमांड के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमने मीनिंग पढ़ लिया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग जो एक इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ा था। पहला हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी पढ़ लिया था एंड द सेकंड वन वाज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड जो कि था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.theglobalinformation.com। आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, आप इजीली ले करके वहाँ से बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब तो एग्ज़ाम भी पास आ रहे हैं तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जितना भी आप लेक्चर देखने के बाद एक बार खुद से भी रीड करना है, जिससे ना चीज़ें बहुत क्लियर होती है और आप खुद से टेस्ट करना कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो चलिए अब हम अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। इनकम ऑफ द बायर, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ बायर। When your income increases, you are likely to spend more on purchase of some goods such as fruits, full cream, milk, butter, etc. Such goods are normal goods. Normal goods are those goods whose demand increases with the increases in income. अगर आपके इनकम में बढ़ोतरी होती है, आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आप डिमांड भी करेंगे। सो द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनकम ऑफ द बायर. But there are some goods whose demand decrease when income of the buyer increase, such as jowar, bajra, toned milk, etc. These goods are called inferior goods. So the demand for inferior goods is inversely related to the income of the buyer. So ये important है, एग्जाम में एक नंबर पे पूछ भी सकता है, so ध्यान रखिएगा. Now the fourth one is taste, preference एंड फैशन. आपका टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं और आप फैशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं. टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड फॉर अ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल, इफ मोनिका prefers jeans and top in comparison to salwar and kameez, her demand for jeans and top will increase. So demand for those goods increases which are prepared by the buyer or which are in fashion. On the other hand, demand for those goods decrease which are not preferred by the buyer or which are out of fashion. ये तो रूल है, ये तो सबको भी पता है. सो होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल. एक इंडिविजुअल की क्या डिमांड होती है, उसके शेड्यूल क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और पढ़ते हैं. एवरी इंडिविजुअल डिमांड सम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. इन द एग्जाम्पल गिवन earlier we talked about Varsha's demand for rice, dal, wheat, flour and mangoes for a week. Varsha's purchase will not stop there. She will again purchase this item whenever she needs them. Whenever she will buy the same quantity or not next time when she goes to the market depends on whether the price of the goods have remained same or not. Let us only consider the purchase of any one commodity, say mangoes, by her in order to analyze the demand of one commodity by her over time. Let us also think that price of other item, money in Varsha's pocket and her taste have not changed. After observing Varsha's purchase of mangoes over time, we notice the following. If price of mango is rupees 50 per kg, Varsha buys 2 kgs of mango for a week. If the price of mangoes rises, मतलब increase होता है अगर price में जो है 60 per kg, she buys only 1.5 kg of mangoes for a week. If price falls to rupees 40 per kg, she will willing to buy more
2.5 kg of mangoes for a week. It means if price is rupees 50 per kg, Varsha's demand for mangoes is 2 kg per week. At a price of 60 per week per kg, her demand is only 1.5 kg. It means 1.5 kg per week. And at a price of rupees 40 per kg, her demand is 2.5 kg. We can present this in the table. देखिए, प्राइस डिक्रीज होती गई तो डिमांड बढ़ती गई. Sorry. Table 9.1 shows different quantities of mangoes demand at different prices by Varsha per week. Such a tabular presentation of different quantities of a commodity demanded at different prices is called an individual demand schedule. Demand for a commodity by an individual buyer is called individual demand. The individual demand is the quantity of a commodity that an individual buyer is willing to buy at a given price per unit of time. सो क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है हमारी डिमांड कम होने लगती है, बट वही अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ डिमांड. डिमांड का लॉ क्या है इसके बारे में जानते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड. When all factors other than price of the commodity remains unchanged, as discussed earlier, the demand for commodities affected by many factors such as price of the commodity, price of related goods, income of the buyer, tastes and preference, etc. So the law of demand gives affected of change in price of the commodity on the quantity demand. Assuming that all other factors such as price of related goods, income of the buyer, taste and preference remain constant. The law of demand is given as if price of a commodity falls, its quantity demanded increases, and if price of the commodity rises, its quantity demand falls, other things remain constant. बहुत इम्पॉर्टेंट है ये. हाँ, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है. चलिए आगे देखते हैं. द लॉ ऑफ डिमांड मीन्स दैट अदर फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट. प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड. जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धनात्मक और नकारात्मक, है ना. नकारात्मक संबंध है इसमें, जिसे कहते हैं इनवर्सली. इनवर्सली को नकारात्मक बोलते हैं, नेगेटिव हो जाता है वो, पता नहीं, खैर कंफ्यूजिंग है, आप इंग्लिश में याद रखिए. इनवर्सली रिलेटेड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व. कर्व कैसा होता है डिमांड का. व्हेन द अबव मेंशन्ड रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड इज रिप्रेजेंटेड डायग्रामेटिकली, इट इज कॉल्ड डिमांड कर्व. थस डिमांड कर्व इज अ diagrammatic representation of law of demand. The demand curve shows different quantities of a commodity demanded at different price in diagrammatic form. We can construct Varsha's demand curve for mangoes, individual demand curve जिसे कहते हैं, with the help of table 9.1. See the demand curve. ठीक है, डिमांड कर्व अभी देखेंगे. Take quantity. What is happening? Sorry. Okay, here it is. Take quantity demand of mangoes on x axis. x axis पे हमें demanded देखने. And price of mango in y axis, on the y axis vertically. The price starting from 30 to 80 are plotted on x axis horizontally, which is the quantity of mango started from 0.5 to 3 kg are plotted. Varsha's has demanded 0.5 kg of mango at rupees 80. This combination is shown at point A. A point को देखिए तो ये चीज़ ऐसे जा रही है.
सॉरी, ये देखिए, ए को देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिए, ये आई। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमिलरली द अदर, ठीक है, और बाकियों का भी ऐसे ही चलता गया है, ठीक है। बी सी डी एंड एफ, बाय जॉइनिंग द these points Varsha's demand curve for mangoes has been derived. होप कि आपको ये कर्व समझ में आया होगा। Thus the demand schedule and the demand curve both represent the same relationship between price and quantity demand, but the demand schedule represents it in a tabular form, the demand curve in a diagrammatic form. So होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। होप कि आपको सब कुछ क्लियर होगा। एक बार आप रीड कर लेना, इससे आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाएगी, है ना, और आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यू नो।